आज हम क्लास 11th के वेक्टर का लेक्चर नंबर 1 स्टार्ट करने जा रहे हैं। वेक्टर सबसे हमारा इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है फिजिक्स में। बिना वेक्टर का फिजिक्स बनाना क्या है, संभव ही नहीं है। चलिए सबसे पहला हम लोग देखते हैं फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं किसको है? एक क्वांटिटी which can be measured, जिसे मेजर किया जा सकता है उसको हम क्या कहेंगे? फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी दो प्रकार के होते हैं। हमारा होता है पहला एक स्केलर, स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी किसको कहेंगे? एक ऐसा क्वांटिटी जिसके पास केवल मैग्नीट्यूड हो। ये फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी which has only magnitude। एग्जाम्पल के तौर पे हम क्या ले सकते हैं? मास ले सकते हैं, स्पीड ले सकते हैं, डिस्टेंस ले सकते हैं। ठीक है। दूसरा हमारा जो क्वांटिटी आता है वो आता है वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी, इसके पास मैग्नीट्यूड तो होता ही होता है। क्या होता है? डायरेक्शन भी क्या होता है? डिफाइन होता है। तो हम क्या कहेंगे? ए फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी which has both magnitude and direction, जिसके पास मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे वेलोसिटी ले सकते हैं, एक्सीलरेशन ले सकते हैं, और क्या ले सकते हैं? डिस्प्लेसमेंट ले सकते हैं। ठीक है। चलिए, ये हमारा स्केलर और वेक्टर हो गया। अब वेक्टर को हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, इसके बाद हम देखेंगे ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। जियोमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर, वेक्टर का ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन। अब हमारा कोई ए बी वेक्टर जो दे रखा है, इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? ये हमारा वेक्टर ए बी। ए हमारा जो है वो हमारा क्या है? टेल ऑफ वेक्टर, टेल ऑफ वेक्टर। ए को हम लोग बोलते हैं वेक्टर का टेल, या क्या बोल सकते हैं? स्टार्टिंग पॉइंट बोल सकते हैं, स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ वेक्टर, या इनिशियल पॉइंट भी बोल सकते हैं, इनिशियल पॉइंट। बी जो हमारा वो होता है हेड ऑफ वेक्टर, हेड ऑफ वेक्टर। और क्या बोल सकते हैं? फाइनल पॉइंट बोल सकते हैं, फाइनल पॉइंट। ठीक है। या टर्मिनल पॉइंट भी, इसको टर्मिनल पॉइंट भी इसको हम कह सकते हैं। ठीक है। अब देखिए लेंथ ऑफ वेक्टर क्या होगा? लेंथ ऑफ वेक्टर वो हमारा होता है, इसको रिप्रेजेंट करते हैं मॉड ऑफ ए बी, यानी ए बी का जितना मैग्नीट्यूड होगा, ये एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ ए बी, जिसको हम कैसे क्या रीड कर सकते हैं? मॉड ऑफ ए बी भी रीड कर सकते हैं। यानी लेंथ ऑफ वेक्टर क्या होगा? ए बी की जितनी लंबाई होगी वही वेक्टर का क्या होगा? मैग्नीट्यूड होगा। डायरेक्शन क्या होगा? डायरेक्शन ऑफ वेक्टर, वेक्टर जो हमारा होता है वो होता है टेल टू हेड, टेल टू हेड। यानी क्या होगा? ए टू बी, यानी ए से बी की तरफ क्या होगा? इसका डायरेक्शन। ठीक है। चलिए अब देखते हैं टाइप ऑफ वेक्टर, टाइप्स ऑफ वेक्टर, वेक्टर के प्रकार। कितने प्रकार के वेक्टर होते हैं? सबसे पहला जीरो वेक्टर, जीरो वेक्टर नाम से ही पता चल रहा है जीरो इसका मैग्नीट्यूड होगा। ए वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज जीरो, ए वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज जीरो। अब मैग्नीट्यूड जीरो होगा तो मतलब क्या? इनिशियल पॉइंट जो होगा वही फाइनल पॉइंट होगा। मान लेते हैं ए इनिशियल पॉइंट है, यही क्या होगा? फाइनल पॉइंट भी होगा। यानी क्या होगा? इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट
इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट ऑफ वेक्टर क्या होगा, सेम होगा, तभी तो मैग्नीट्यूड 0 आ रहा है। जब इनिशियल फाइनल पॉइंट सेम है तो क्या होगा, लेंथ ऑफ वेक्टर क्या होगा, लेंथ ऑफ वेक्टर क्या होगा, 0 होगा, इसीलिए हमने इसका नाम क्या दे दिया, 0 वेक्टर दे दिया। दूसरा है हमारा प्रॉपर वेक्टर। प्रॉपर वेक्टर कैसे डिफाइन करेंगे, द वेक्टर हैविंग नॉन जीरो मैग्नीट्यूड। नॉन जीरो मैग्नीट्यूड एक ऐसा वेक्टर जिसके पास क्या हो, कुछ ना कुछ मैग्नीट्यूड होना ही चाहिए, तभी इसको क्या कहेंगे हम, प्रॉपर वेक्टर। जैसे ए पॉइंट है, ए बी वेक्टर हमारा है, ए बी वेक्टर के पास क्या है, कुछ ना कुछ लेंथ है इसके पास, मॉड ऑफ ए बी क्या होगा, समथिंग मान लेते हैं, इसका लेंथ क्या है, एक्स है, एक्स हमारा क्या है, नॉन जीरो, वेयर एक्स इज ग्रेटर देन 0, एक्स हमारा क्या है, नॉन जीरो है, यानी इसके पास क्या है, मैग्नीट्यूड है। तीसरा हमारा आता है इक्वल वेक्टर। इक्वल वेक्टर ये हमारा होता है, इसको कैसे डिफाइन करेंगे, टू वेक्टर आर said to be equal vector if they have same direction and equal magnitude। जिसके पास क्या हो, डायरेक्शन सेम हो, मैग्नीट्यूड क्या हो, इक्वल हो। मान लेते हैं ये हमारा ए है, ये हमारा बी है, अब ये वेक्टर हमारा सी है, ये वेक्टर हमारा डी है, क्या बोलेंगे, मॉड ऑफ ए बी मॉड ऑफ सी डी के बराबर है, यानी एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ ए बी इक्वल टू एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ सी डी। और डायरेक्शन भी क्या है, डायरेक्शन इसका ए टू बी है और सी टू डी है, दोनों का डायरेक्शन क्या है, सेम है। और मैग्नीट्यूड क्या है, मैग्नीट्यूड क्या बोल सकते हैं, इक्वल है, तब इसको हम क्या कहेंगे, इक्वल वेक्टर कह सकते हैं। इसके बाद हमारा आता है नेगेटिव वेक्टर। नेगेटिव वेक्टर इसको कैसे डिफाइन करेंगे, टू वेक्टर्स हैविंग इक्वल मैग्नीट्यूड। दो वेक्टर जिसके पास क्या हो, इक्वल मैग्नीट्यूड हो, बट अपोजिट डायरेक्शन, डायरेक्शन क्या हो, अपोजिट हो। जैसे ये ए बी हमारा वेक्टर है, ए बी, और ये हमारा सी डी वेक्टर ये है, ठीक है। यहाँ पे ए बी का जो मैग्नीट्यूड है वो सी डी के बराबर है। मान लेते इसका लेंथ एक्स है, इसका भी लेंथ क्या होगा, एक्स ही मान लेते दोनों का, तो ये क्या होगा, एक्स। मैग्नीट्यूड तो इक्वल हो गया, लेकिन डायरेक्शन क्या है, डायरेक्शन इसका क्या है, एक का है ए टू बी है और एक का है सी टू डी, यानी सी टू डी। इसका डायरेक्शन, एक का डायरेक्शन इधर है, एक का डायरेक्शन इधर है, इसीलिए क्या कहा है, नेगेटिव वेक्टर कहलाया, ठीक है। इसके बाद हमारा पांचवा आता है को इनिशियल वेक्टर। इसको कैसे डिफाइन करेंगे, टू और मोर वेक्टर हैविंग सेम इनिशियल पॉइंट। इनिशियल पॉइंट जिसका सेम हो उसको क्या कहेंगे, को इनिशियल वेक्टर। जैसे ये वेक्टर हमारा ए बी है, ये वेक्टर हमारा ए डी है, ये वेक्टर हमारा ए सी है, क्या बोलेंगे, ए बी ए सी ए डी, तीनों का जो इनिशियल पॉइंट हमारा क्या है, इनिशियल पॉइंट मीन्स क्या, टेल इसका क्या है, ए है, सेम है, ये तीनों क्या कहलाएंगे, को इनिशियल वेक्टर कहलाएंगे। उसके बाद छठा आता है हमारा को टर्मिनल वेक्टर। को टर्मिनल वेक्टर इसको कैसे डिफाइन करेंगे, टू और मोर वेक्टर हैविंग सेम फाइनल पॉइंट, फाइनल पॉइंट जिसका क्या हो, सेम। जैसे ये हमारा ए बी वेक्टर है और ये हमारा सी डी वेक्टर है। अब देखो b इक्वल टू डी, यानी b
और डी क्या है, डी हमारा सेम मान लेते हैं, इसका नाम ओ दे देते हैं। चलो ये पॉइंट हमारा ओ है। ए ओ वेक्टर और सी ओ वेक्टर का जो फाइनल पॉइंट है, फाइनल पॉइंट दोनों का क्या है, सेम है, तो ये क्या कहलाएंगे, को टर्मिनल वेक्टर कहलाएंगे। इसके बाद आता है हमारा पैरेलल वेक्टर। पैरेलल वेक्टर इसको कैसे डिफाइन करेंगे, टू वेक्टर्स आर सेड टू बी पैरेलल when both have same direction। डायरेक्शन क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, एंड मैग्नीट्यूड ऑफ फर्स्ट इज स्केलर मल्टीपल ऑफ अदर। पहले का मैग्नीट्यूड जो होना चाहिए दूसरे के स्केलर मल्टीपल के बराबर होना चाहिए। मान लेते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं, ये हमारा वेक्टर ए बी है, ठीक है, और ये वेक्टर हमारा सी डी है। सेम डायरेक्शन दोनों का है, ए बी का जो डायरेक्शन है वही सी डी का क्या है, दोनों का डायरेक्शन हमारा क्या है, डायरेक्शन सेम है, किस किस का, ए बी और सी डी का, ठीक है। अब देखो ए बी वेक्टर जो होगा वो सम सी टाइम्स सी डी वेक्टर, ये स्मॉल सी है, स्मॉल सी मान लेते हैं, इसका लेंथ x है, इसका लेंथ y है, क्या बोल सकते हैं, x इक्वल टू सी टाइम्स y, ठीक है। अब c क्या होगा, c बिलोंग्स टू एनी पॉजिटिव रियल नंबर। पॉजिटिव रियल नंबर कहने का मतलब x जो है वो y के स्केलर मल्टीपल के बराबर है, डायरेक्शन सेम है तो क्या कहेंगे, पैरेलल वेक्टर। इसका अपोजिट, जस्ट अपोजिट, एंटी पैरेलल वेक्टर। एंटी पैरेलल वेक्टर इसको कैसे डिफाइन करेंगे, इसका जस्ट अपोजिट है, टू वेक्टर आर सेड टू बी एंटी पैरेलल इफ दे आर इन अपोजिट डायरेक्शन and magnitude of first is a scalar multiple of other। सिमिलर केस है, बस डायरेक्शन क्या होगा, अपोजिट होगा। ए बी वेक्टर हमारा है, ये हमारा सी डी वेक्टर है, ठीक है। अब देखो ए बी, यहाँ मॉड लगा देते हैं, चलिए, मॉड ऑफ ए बी जो होगा वो सी टाइम्स मॉड ऑफ सी डी, ठीक है, यानी x मान लेते हैं, y मान लेते हैं, x जो होगा वो सी टाइम्स तो y होगा ही, बट ए बी और सी डी का जो डायरेक्शन है, ये क्या है, डायरेक्शन इसका क्या है, डायरेक्शन अपोजिट डायरेक्शन है, इसीलिए क्या कहेंगे इसको, एंटी पैरेलल वेक्टर कहेंगे। इतना तक क्लियर है। इसके बाद हमारा आता है कोलिनियर वेक्टर। नाम से ही पता चल रहा है, टू और मोर वेक्टर लाई ऑन द सेम लाइन। इफ टू और मोर वेक्टर लाई ऑन द सेम line, then they are said to be collinear। जैसे हम लोग पॉइंट को डिफाइन करते थे मैथमेटिक्स में, टू और मोर पॉइंट लाई ऑन द सेम लाइन, देन पॉइंट्स आर सेड टू बी कोलिनियर पॉइंट। सिमिलरली वेक्टर भी क्या हुआ, यदि एक ही लाइन पे लाई कर रहा है तो वेक्टर भी हमारा कोलिनियर होगा। मान लेते ये हमारा एक लाइन है, इस पे हमारा ए बी वेक्टर भी लाई कर रहा है और इसी पे हमारा सी डी वेक्टर भी क्या कर रहा है, लाई कर रहा है। ए बी और सी डी आपस में क्या है, कोलिनियर होंगे। क्या होंगे, कोलिनियर, ठीक है। इसके बाद 10वां जो आता है हमारा वो कोप्लेनर वेक्टर आता है। कोप्लेनर
वेक्टर। नाम से ही पता चल रहा है एक प्लेन में क्या होना चाहिए, वेक्टर होना चाहिए। 2 or more vector, if 2 or more vector lie in the same plane, यदि सेम प्लेन में लाई कर रहा है तो क्या होगा, कोप्लेनर होगा। इसके बाद हमारा आता है लोकेलाइज्ड वेक्टर। लोकेलाइज्ड वेक्टर, वेक्टर whose initial and final point are fixed, final point are fixed, जिसका इनिशियल और फाइनल पॉइंट क्या होता है, फिक्स्ड होता है, आर कॉल्ड लोकेलाइज्ड वेक्टर। जैसे डिस्प्लेसमेंट, एग्जांपल में हम क्या ले सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट ले सकते हैं। डिस्प्लेसमेंट, मान लेते ए से कोई ऑब्जेक्ट चलना स्टार्ट किया है, यहाँ आ गया बी तक आ गया, कि ए है बी है। अब ए बी जो वेक्टर होगा, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर यहाँ पे क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर जो होगा वो हमारा ए बी होगा, यानी ए टू बी। यहाँ पे क्या है, ए बी हमारा फिक्स है और बी भी हमारा क्या है, फिक्स है, इसीलिए क्या क्या आ गया, लोकेलाइज्ड वेक्टर। इसके बाद हमारा लास्ट है फ्री वेक्टर। फ्री वेक्टर, नाम से ही पता चल रहा है वेक्टर क्या होगा, फ्री होगा। क्या डिफाइन करेंगे, वेक्टर हुज इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट आर फ्री। ठीक है, जिसका इनिशियल और फाइनल पॉइंट क्या हो, फ्री हो। हम जितने भी क्वेश्चन वेक्टर वाले केस में करेंगे या फिक्स में करेंगे, उसमें हम ज्यादातर फ्री वेक्टर मान के ही बनाएंगे। मान लेते हैं ये हमारा ए बी वेक्टर है, ए बी वेक्टर है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, कहीं भी लिख सकते हैं, डायरेक्शन सेम रहने देंगे, इसको हम कहीं भी क्या लिख सकते हैं, ए बी वेक्टर। बस क्या होना चाहिए, इनिशियल ए होना चाहिए, फाइनल बी होना चाहिए। आगे बहुत सारा एग्जाम्पल देखेंगे, जैसे दो वेक्टर आपस में, यहाँ पे है ए बी वेक्टर है, यहाँ पे हमारा सी डी वेक्टर है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, ए बी को ऐसे रहने दे सकते हैं और सी डी को क्या करेंगे, उठा के यहाँ पुट कर देंगे। यहाँ से हमने सी डी को उठाया और यहाँ पे क्या किया, हमने पुट कर दिया सी डी वेक्टर। ये फ्री वेक्टर है, कहीं भी क्या कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं। ज्यादातर क्वेश्चन हम फ्री वेक्टर पे क्या करेंगे, बनाएंगे। ठीक है, इसके बाद हमारा आता है एंगल बिटवीन वेक्टर। एंगल बिटवीन वेक्टर्स, वेक्टर्स के बीच का एंगल कैसे डिफाइन करेंगे, एंगल मेजर्ड ओनली इफ टू वेक्टर्स आर ज्वाइंड हेड बाय हेड और टेल बाय टेल। कह रहा है दो वेक्टर के बीच के एंगल को तभी मेजर कर सकते हैं जब दोनों वेक्टर क्या हो, आपस में टेल बाय टेल ज्वाइन हो या हेड बाय हेड ज्वाइन हो। जैसे ये हमारा कोई ए वेक्टर ए है, ठीक है, और ये हमारा कोई वेक्टर बी है। अब देखो ए का जो हेड है वो बी का तो टेल है, तो ऐसे में हम क्या कर सकते हैं, एंगल मेजर नहीं कर सकते। इसके लिए क्या करना हमें पड़ेगा, या तो हेड बाय हेड मिलाना पड़ेगा या तो टेल बाय टेल मिलाना पड़ेगा। अब ध्यान से समझना, अब हमने पहले ही बताया कि जितने भी हम क्वेश्चन करेंगे वो फ्री वेक्टर मान के करेंगे। अब देखो इसको तो ऐसे लिख सकते हैं, ए को ऐसे ही रहने देते हैं वेक्टर, और बी को हम उठा के यहाँ से क्या करते हैं, ये जो हमारा है बी को हम उठा के यहाँ रख देते हैं, यानी यहाँ पे हम रख सकते हैं ना बी। अब देखो इसको हम थीटा मान ले, यही थीटा क्या होगा, एंगल बिटवीन वेक्टर होगा, एंगल बिटवीन वेक्टर होगा। ठीक है, सिमिलरली इसमें हमने क्या किया, टेल बाय टेल को ज्वाइन किया, टेल बाय टेल को ज्वाइन किया। हेड बाय हेड में इसी को ज्वाइन करके देखते हैं, यदि हेड बाय हेड ज्वाइन करें। अब देखो ये वेक्टर हमारा ए, बी को हम फ्री मान लेते हैं, बी को उठाएंगे यहाँ पे रख सकते हैं बी को, यानी यहाँ तो हम रख सकते हैं ना बी को, वेक्टर बी को। अब ये जो हमारा एंगल होगा थीटा, ये भी थीटा ही होगा, ये क्या होगा, एंगल बिटवीन वेक्टर, एंगल बिटवीन वेक्टर। अब कंफ्यूजन होगा कि ये थीटा इस थीटा के बराबर कैसे आया, चलो देखते हैं, इसको भी डिराइव कर देते हैं। मान लेते हैं ये हमारा वेक्टर ए है, ठीक है, हमने पहला केस में वेक्टर बी यहाँ रखा
थीटा इसको बनाया। दूसरे केस में वेक्टर बी को हमने यहाँ रखा, थीटा इसको बनाया। अब देखो ध्यान से समझना, वेक्टर बी और ये वेक्टर बी आपस में पैरेलल लाइन है, डायरेक्शन तो सेम होना चाहिए। तो यदि एक वेक्टर है, फिर ये वेक्टर में हमने क्या बताया, वेक्टर तो मूवेबल होगा बट उसका डायरेक्शन क्या होगा, सेम होगा। डायरेक्शन को हम चेंज नहीं कर सकते, केवल उसको मूव कर सकते हैं। ये वेक्टर भी आपस में पैरेलल है, ये एंगल क्या होगा, आपस में बराबर होगा। किस रूल से, अल्टरनेट एंगल के रूल से। ये पैरेलल इसके, ये बीच में ए ट्रांसवर्सल का काम कर रहा है, यानी क्या बोल सकते हैं, इसका नाम चलो दे देते हैं ए बी सी डी। अब देखो सी डी पैरेलल ए बी हम बोल सकते हैं, और सी बी हमारा क्या है, ट्रांसवर्सल के रूप में काम करेगा, ट्रांसवर्सल के रूप में काम करेगा। चलिए इसको हम क्या मान लेते हैं, अल्फा मान लेते हैं, इसको हम बीटा मान लेते हैं। क्या होगा, अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू, हमने दोनों को थीटा मान रखा, थीटा किस एंगल से, अल्टरनेट एंगल से। ठीक है, इतना आ गया समझ। चलिए अब एडिशन ऑफ वेक्टर देखते हैं। एडिशन ऑफ वेक्टर, वेक्टर का एडिशन थोड़ा डिफरेंट है। जैसे दो स्केलर को हम क्या करते हैं, जब टू स्केलर को हमें ऐड करना रहता है, टू स्केलर को क्वांटिटी का यदि हमें एडिशन करना रहता है, एडिशन करना रहता है तो क्या करते हैं, जनरल रूल अप्लाई करते हैं। जनरल रूल ऑफ एडिशन क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं, एडिशन अप्लाई करते हैं। जैसे कोई ए ऑब्जेक्ट दे रखा है, इसका मास मान लो 5 केजी दे रखा है। कोई बी ऑब्जेक्ट दे रखा है, इसका मास दे रखा है 6 केजी। यदि पूछ दे ए प्लस बी, पूछ दे ए प्लस बी, हम जनरल क्या करेंगे, जनरली 5 + 6 लिख के 11 केजी क्या करेंगे, लिख देंगे। यही क्या होगा, ए बी का मास होगा। मान लेते हैं ये हमारा सी ऑब्जेक्ट, दोनों मिलके क्या बना रहा है, सी ऑब्जेक्ट बना रहा है। लेकिन वेक्टर में ये रूल क्या होता है, अप्लाई नहीं होता है। वेक्टर में क्या रूल अप्लाई होगा, वेक्टर जो होता है वो ऐड होता है कौन से रूल से, वेक्टर अलजेब्रा के रूल से। वेक्टर अलजेब्रा का रूल क्या होता है, फॉलो होता है। वेक्टर के एडिशन में वेक्टर अलजेब्रा का रूल फॉलो होता है। जैसे मान लेते हैं ये कोई ए वेक्टर हमारा है और ये हमारा कोई बी वेक्टर है, और दोनों को यदि हम जोड़ देंगे, मान लेते हैं कोई हमारा सी वेक्टर आ रहा है, सम सी वेक्टर एग्जिस्ट, कोई सी वेक्टर एग्जिस्ट कर रहा है, क्या हम बोलेंगे, सी वेक्टर इक्वल टू ए प्लस बी। अब देखो इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेते हैं, ये सेकेंड। अब देखो ऐसा हम नहीं बोल सकते सी वेक्टर इक्वल टू ए प्लस बी जो है, और ए प्लस बी इक्वल टू सी जो है, ये सेकेंड इक्वेशन से है, ये फर्स्ट इक्वेशन से आया। इस दोनों को हम कभी सेम नहीं बोल सकते, इस दोनों का मीनिंग क्या अलग अलग है। ये स्केलर एडिशन है, ये वेक्टर एडिशन है। इसमें वेक्टर अलजेब्रा का रूल फॉलो होगा, इसमें जनरल अलजेब्रा का रूल फॉलो होगा। चलिए अब रूल के बारे में देखते हैं, वेक्टर को जोड़ने का क्या क्या रूल है, वेक्टर के एडिशन का क्या क्या रूल है। सबसे पहला लॉ फर्स्ट, वेक्टर एडिशन का लॉ नंबर फर्स्ट। पहला लॉ है हमारा ट्राइंगल रूल, ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन। ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन क्या कहता है, बहुत ही आसान रूल है, थोड़ा सा ध्यान से समझना पड़ेगा, बहुत ही आसान रूल है। इफ टू वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड by two sides of triangle taken in same sense, then third side represent the resultant vector but taken in अपोजिट सेंस। ध्यान से समझना, यदि दो वेक्टर को दो साइड ऑफ ट्रायंगल से रिप्रेजेंट कर दिया जाए, ठीक है, जैसे मान लेते हैं ये कोई वेक्टर हमारा ए है और ये कोई वेक्टर हमारा बी है, ट्रायंगल के दो साइड से रिप्रेजेंट कर दिया गया। अब क्या रहा, टेकन इन सेम सेंस। सेम सेंस कहने का मतलब डायरेक्शन क्या होना चाहिए, डायरेक्शन सेम तो नहीं बोल सकते, लेकिन सेंस सेम होना चाहिए डायरेक्शन का, यानी साइक्लिक ऑर्डर में होना चाहिए। अब देखो
ये इसका डायरेक्शन ये है। सेम सेंस कहने का मतलब इसका जो टेल होगा, इसका जो हेड होगा वो बी का टेल होगा, यानी साइक्लिक ऑर्डर फॉलो हो रहा है, साइक्लिक फॉलो हो रहा है। इसी को क्या कहते हैं सेम सेंस में। यदि हम दो साइड ऑफ ट्रायंगल से रिप्रेजेंट करते हैं दो वेक्टर को सेम सेंस में, तो तीसरा साइड जो होगा वो हमें रिजल्टेंट वेक्टर देगा। लेकिन तीसरा साइड डायरेक्ट नहीं देगा, कब देगा रिजल्टेंट वेक्टर? टेकन इन अपोजिट सेंस, बट टेकन इन अपोजिट सेंस, यानी तीसरे साइड को हम क्या कर सकते हैं, ऐसे नहीं ले सकते। इधर से इधर गया, इधर से इधर गया, इधर से इधर लेंगे तो साइक्लिक हो जाएगा, वो जीरो हो जाएगा। वो हम आगे देखेंगे कैसे जीरो होता है। इसमें क्या लेंगे, अपोजिट सेंस में लेंगे, यानी ये हमारा सी वेक्टर मान लेते हैं। तो इस दोनों का रिजल्टेंट यानी क्या लिखेंगे, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी जो होगा वेक्टर सी के बराबर होगा। यानी इसको अभी क्या करना है, थोड़ा रट लेना है। आगे हम जाके फिर क्या करेंगे, इसको डेराइव करेंगे, ट्रायंगल लॉ को क्या करेंगे, डेराइव करेंगे, क्या क्या आता है। अब देखो यदि सेम सेंस में ले लें तो क्या होगा, ये वेक्टर ए हमारा सेम सेंस में, चलो सबको लेते हैं सेम सेंस में, वेक्टर ए, ये हमारा वेक्टर बी और ये हमारा वेक्टर सी। अब देखो ट्रायंगल लॉ से ए और बी को हम पहले अलग अलग, ए और बी का क्या करते हैं, एडिशन कर लेते हैं, ए और बी का एडिशन। ए और बी का एडिशन कब होगा, जब ये वेक्टर सी ऐसे एग्जिस्ट करेगा, ठीक है, वेक्टर सी डैश इसको मान लेते हैं। अब देखो इसमें क्या है, ए बी सी तीनों इन्वॉल्व हो रहा है, तीनों इन्वॉल्व हो रहा है, लेकिन हमने ए और बी का ही कैलकुलेट किया, सी को तो हटा दिया। अब ये सी इस सी के साथ क्या होगा, आपस में कैलकुलेट होगा। इसका डायरेक्शन इधर है इस सी का, और सी डैश का डायरेक्शन इधर है, लेकिन क्या है मैग्नीट्यूड सेम है, तो एक दूसरे को क्या करेगा, कैंसिल आउट कर देगा, कैंसल आउट। तो क्या होगा, रिजल्टेंट इसका क्या होगा, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखो सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर इसी में देख लेते हैं। सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन जो हमारा जस्ट एडिशन ही है, क्या है, एडिशन ही है, यानी इसको अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस ये हमारा एडिशन ही है। बस क्या होता है, नाम इसका हम लोग सब्ट्रैक्शन दे दिए हैं, यदि माइनस साइन उसमें किसी वेक्टर में लगा देते हैं या डायरेक्शन अपोजिट कर देते हैं। जैसे हम लोग क्या जनरल रूल में क्या पढ़ते थे, यदि कह दे कि सब्ट्रैक्ट 5 फ्रॉम 6, 6 से 5 को, 6 से 5 को क्या कर दो, सब्ट्रैक्ट कर दो, क्या लिखोगे, 6 माइनस 5, 6 माइनस 5 लिखोगे। अब देखो 6 माइनस 5 को तो ऐसे भी लिख सकते हैं, 6 प्लस माइनस 5, ऐसे भी तो लिख सकते हैं। यानी यहाँ पे तो बताया है कि 5 को 6 से सब्ट्रैक्ट करो, लेकिन यहाँ कोई आके ये तो कह सकता है कि -5 एडेड टू 6, -5 को 6 में क्या किया गया, जोड़ा गया। सब्ट्रैक्शन क्या है, एडिशन ही तो है, ठीक है। सिमिलरली क्या होगा, यहाँ भी हम वेक्टर का ऐसे ही देखेंगे। जैसे ये हमारा कोई वेक्टर ए है, वेक्टर ए है, और ये हमारा पहले वेक्टर क्या था, बी था, और ये हमारा वेक्टर सी था। इस केस में हम क्या लिखते थे, वेक्टर सी बराबर ए प्लस बी, ठीक है। अब देखो डायरेक्शन हम थोड़ा चेंज करते हैं, एक वेक्टर का, वेक्टर ए को ए ही रहने देते हैं, बी का डायरेक्शन हमने क्या कर दिया, चेंज कर दिया, तो क्या बन जाएगा, माइनस बी बन जाएगा, ठीक है। अब देखो इस दोनों का रिजल्टेंट क्या आएगा, इस दोनों का रिजल्टेंट मान लेते हैं सी को हम इधर ही रहने देते हैं, यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, वेक्टर सी प्लस ऑफ माइनस ऑफ वेक्टर बी इक्वल टू वेक्टर ए। ये दोनों सेम सेंस में, ये अपोजिट सेंस में, यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, वेक्टर ए को हम क्या लिख सकते हैं, वेक्टर सी माइनस वेक्टर बी। यही क्या हमारा वेक्टर का सब्ट्रैक्शन है, आया समझ। चलिए इसके बाद आता है हमारा पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, लॉ नंबर सेकेंड, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन। पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन कहता क्या है, इफ टू वेक्टर आर रिप्रेजेंटेड by two sides of a parallelogram, यदि दो वेक्टर को रिप्रेजेंट कर दिया जाए दो साइड ऑफ पैरेललोग्राम से, देन रिजल्टेंट वेक्टर इज गिवन बाय डायगोनल
पासिंग थ्रो देम। रिजल्टेंट वेक्टर क्या होगा, जो डायगोनल पास कर रहा है वही हमारा क्या होगा, रिजल्टेंट वेक्टर होगा। चलिए फिगर से इसको हम क्लियर करते हैं। मान लेते ये हमारा कोई वेक्टर ए है और ये हमारा कोई वेक्टर बी है, ठीक है। चलिए एक पैरेललोग्राम का फॉर्मेशन करते हैं। ये हमारा पैरेललोग्राम है, ये वेक्टर ए वेक्टर बी। कह रहा है दो वेक्टर को यदि रिप्रेजेंट किया जाए दो साइड ऑफ पैरेललोग्राम से, तो रिजल्टेंट वेक्टर कौन होगा, डायगोनल जो पासिंग थ्रू देम, जो उससे पास कर रहा हो। ए वेक्टर बी वेक्टर से कौन सा डायगोनल पास कर रहा है, इसको हम, ये डायगोनल पास कर रहा है, यही हमारा क्या होगा, रिजल्टेंट होगा। यानी आर इक्वल टू क्या होगा, ए प्लस बी। ये जस्ट ट्रायंगल लॉ से क्या है, ये भी ट्रायंगल लॉ से ही डराइव हुआ है। कैसे हुआ वो अभी हम बताएंगे, अभी बस इसको ध्यान रख लेना है कि जो यदि हम पैरेललोग्राम लॉ से वेक्टर एडिशन करते हैं, दो साइड यदि पैरेललोग्राम का वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो डायगोनल जो पास कर रहा है उस पासिंग थ्रू देम, जो डायगोनल उससे पास कर रहा है वही हमारा क्या होगा, रिजल्टेंट वेक्टर होगा। अब ये ट्रायंगल लॉ से कैसे आया, चलिए रिलेट करते हैं ट्रायंगल लॉ से। ट्रायंगल लॉ में हमने क्या पढ़ा, ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, तो अपोजिट सेंस में यदि कोई वेक्टर सी ले लें तो सी वेक्टर ही क्या होगा हमारा। चलिए आर यहाँ लिखते हैं, आर मान के चल रहे हैं तो आर ही लिखते हैं, आर इक्वल टू ए प्लस बी, ठीक है। अब देखो, अब पैरेललोग्राम लॉ यहाँ लगाओ, ये वेक्टर ए, ये हमारा वेक्टर बी, पैरेललोग्राम का फॉर्मेशन करते हैं। हमने पहले ही बता चुके हैं कि हम जितना भी कैलकुलेशन करेंगे सब फ्री वेक्टर मान के करेंगे। यानी वेक्टर, ये जो वेक्टर बी है इसको उठा के यहाँ ले आ सकते हैं, या ये वेक्टर बी जो इस पैरेललोग्राम में दिख रहा है उसको इस साइड पे तो ला सकते हैं। यानी मान लेते हैं ये हमारा वेक्टर भी यहाँ आ गया, मूवेबल है, कहीं भी लिख सकते हैं। अब देखो ये हमारा रिजल्टेंट वेक्टर है, रिजल्टेंट वेक्टर है या नहीं है, चलो नाम दे देते हैं ए बी सी डी। इन ट्राइंगल ए बी सी, चलो ए बी सी, चलो अब वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन लगाओ, ट्राइंगल लॉ लगाओ तो क्या होगा, ये हमारा वेक्टर ए, ये हमारा वेक्टर बी और ये हमारा रिजल्टेंट आर, ठीक है। और पैरेललोग्राम लॉ डायरेक्ट लगाओ तो क्या होगा, आर इक्वल टू ए प्लस बी, यहाँ से क्या आएगा, आर इक्वल टू ए प्लस बी। इक्वेशन नंबर फर्स्ट इसको मान लो, इक्वेशन नंबर सेकंड इसको मान लो, क्या है, फर्स्ट इक्वल टू सेकंड है, यानी आपस में प्रूव हो रहा है। चलिए इसके बाद आता है हमारा लॉ नंबर 3, पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। वेक्टर एडिशन का पॉलीगॉन लॉ, इसको थोड़ा ध्यान से समझेंगे, बहुत ही आसान है। चलिए सबसे पहले इसको डिफाइन करते हैं। इफ वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय n-1 साइड ऑफ ए पॉलीगॉन ऑफ n साइड, यदि वेक्टर को रिप्रेजेंट किया जाए n-1 साइड से, किसके n-1 साइड से, n साइड वाले पॉलीगॉन से। यानी पॉलीगॉन हमारा n साइड का कोई पॉलीगॉन है और उसके n-1 साइड से हम क्या कर रहे हैं, वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। देन रिजल्टेंट वेक्टर इज गिवन बाय द nth साइड बट इन अपोजिट सेंस, ठीक है। सेंस, अपोजिट सेंस में क्या होगा, चलिए मानते हैं फर्स्ट साइड जो है, फर्स्ट साइड पॉलीगॉन का वो रिप्रेजेंट कर रहा है वेक्टर 1 को, नाम दे देते हैं A1। सेकेंड साइड जो है वो वेक्टर 2 को रिप्रेजेंट कर, नाम देते हैं A2। सिमिलरली n-1 साइड जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है वेक्टर n-1 को, यानी an-1, और n साइड जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है वेक्टर n को, an। चलिए फिगर बनाते हैं, A1 A2 A3 डॉट डॉट डॉट, बहुत सारा साइड है,
मान लेते हैं ये an-1। चलिए ये सारा a1 a2 a3 an-1 हमारा क्या है, रिप्रेजेंट कर रहा है वेक्टर को, यानी n साइड वाले पॉलीगॉन के n-1 साइड जो है वो वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है। रिजल्टेंट वेक्टर इस सब का क्या आएगा, रिजल्टेंट वेक्टर इस सब का क्या आएगा, रिजल्टेंट वेक्टर देखिए ये सब तो सेम सेंस में है, यानी साइक्लिक ऑर्डर फॉलो हो रहा है, बट यहाँ रिजल्टेंट वेक्टर क्या होगा, अपोजिट सेंस में होगा, यानी ये होगा। ठीक है, यानी ये कहने का मतलब है ये वेक्टर जो हमारा an होगा वही रिजल्टेंट वेक्टर होगा। हम क्या लिख सकते हैं, a1 प्लस a2 प्लस a3 प्लस a4 प्लस कहाँ तक an-1 तक, ये किसके बराबर होगा, an वेक्टर के बराबर होगा। ठीक है, ये हमारा ट्राइंगल लॉ से पूरा सिमिलर है। ट्राइंगल लॉ में क्या होता है, ट्राइंगल भी क्या है, हमारा पॉलीगॉन है, सबसे बेसिक लेवल का पॉलीगॉन क्या है, हमारा ट्राइंगल है, यानी ट्राइंगल भी एक पॉलीगॉन है। इसमें हमने क्या किया, n साइड मान लिया, n कुछ भी हो सकता है, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर्स हो सकता है। ट्राइंगल भी हमारा पॉलीगॉन है। ट्राइंगल की तरह ट्राइंगल में क्या होता था, दो साइड रिप्रेजेंट करता था किसी वेक्टर को, तीसरा साइड हमारा रिजल्टेंट देता था। यहाँ n-1 साइड रिप्रेजेंट कर रहा है वेक्टर को, तो n और n साइड क्या कर रहा है, अपोजिट सेंस में हमारा रिजल्टेंट वेक्टर देगा। चलिए सीधा जनरल के जैसे हमने ट्राइंगल में देखा कि साइक्लिक ऑर्डर में तीनों वेक्टर को यदि हम ले लें और तीनों का एडिशन कर दें तो क्या होता है, 0 के बराबर होता है। हम n साइड वाले पॉलीगॉन में इसको डिराइव करते हैं। एक स्टेटमेंट पहले लिख देते हैं, इफ n वेक्टर आर रिप्रेजेंटेड बाय n साइड ऑफ polygon taken in same sense, then resultant vector will be 0। रिजल्टेंट वेक्टर क्या होगा, 0 होगा। अब देखो n साइड जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है वेक्टर को, और सबको सेम सेंस में ही क्या किया गया, लिया गया। चलिए सबसे पहला फिगर से समझते हैं। ये हमारा a1 वेक्टर, a2 वेक्टर, ये हमारा a3 वेक्टर, कहाँ तक गया an-1 वेक्टर, और ये n वेक्टर, सबका सेम है, यानी साइक्लिक ऑर्डर क्या हो रहा है, फॉलो हो रहा है, साइक्लिक ऑर्डर में है। इसका जो रिजल्टेंट होगा वो 0 होगा। रिजल्टेंट कहने का मतलब a1 प्लस a2 प्लस a3 प्लस कहाँ तक an जो होगा ये हमारा, इसका सम क्या होगा, 0 होगा। चलिए इसका डेराइव करते हैं, डेराइव इसको करते हैं। अब देखो हम क्या करते हैं, किसी एक साइड को छोड़ देते हैं, an को छोड़ के सबको हम पहले जोड़ देते हैं। चलिए a1 से लेके an-1 वाले वेक्टर का क्या करते हैं, एडिशन हम कर देते हैं पहले। लेफ्ट क्या बचेगा, an लेफ्ट बच जाएगा। चलो ये हमारा a1 है, a2 है, a3 है, ये an-1 है। इस सब का एडिशन हमारा क्या हो, इस सब का जो एडिशन होगा वो रिजल्टेंट वेक्टर ये हमारा आएगा। मान लेते हैं इसका नाम दे दें b वेक्टर, या an डैश वेक्टर दे देते हैं, an डैश। ठीक है, ठीक है। अब बचा कौन सा, लेफ्ट हमारा कौन सा है, लेफ्ट हमारा an वेक्टर है। अब देखो an डैश का ये हमारा है और an का साइन ये है, डायरेक्शन ये है, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम, डायरेक्शन अपोजिट। क्या an इक्वल टू माइनस ऑफ an डैश लिख सकते हैं। यहाँ तो हमने क्या कर दिया गया, हमने क्या किया यहाँ पे, यहाँ फिर से चलो, यहाँ लिखेंगे a1 प्लस a2 प्लस a3 प्लस an-1, ये किसके बराबर है, माइनस an डैश के बराबर है। ठीक है, अब बच कौन रहा है, an बच रहा है। अब क्या करो, इसमें an को भी क्या करो, ऐड कर दो, a1 प्लस a2 प्लस a3 प्लस an-1, और इधर क्या करना है, an को एक ऐड कर देना है जो बच गया। अब इधर an ऐड किए हैं तो इधर भी तो हमें an ऐड करना पड़ेगा इक्वेशन के रूल से।
इधर हमने ए एन को ऐड किया, इधर भी क्या करेंगे, ए एन को हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे इक्वेशन के रूल से। अब ए एन क्या है, ए एन डैश के अपोजिट है, यानी ये एक दूसरे को कैंसिल कर देगा। रिजल्टेंट क्या आएगा, A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस कहाँ तक, ए एन क्या होगा हमारा 0 होगा। आया समझ। एक क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है गिवन फिगर shows 3 displacement vector A B C। मान लेते ये हमारा फिगर है, A है, ये B है, ये C है। कह रहा है ड्रॉ द रिजल्टेंट वेक्टर ऑफ A प्लस B माइनस सी, यानी इसको ड्रॉ करने के लिए कह रहा है। सबसे पहला A प्लस B अलग कर लेते हैं, C को अलग छोड़ देते हैं, ठीक है। यदि ऐसा नहीं करना चाहते हैं तो एक और तरीका है। अब देखो सबसे पहला क्वेश्चन लिखते हैं, ये हमारा A, ये हमारा B, ये हमारा C। सबको हम फ्री वेक्टर मान के चल रहे हैं, किसी को कहीं भी क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। चलिए ये हमारा वेक्टर A, ये वेक्टर हमारा B, और यहाँ पे हम C लिख दें, वेक्टर हमारा C। यहाँ पे तो एडिशन A प्लस B प्लस C, बट C को क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। C के जगह पे C को क्या कर दे हम, माइनस C से यदि क्या कर दे, डिस्प्लेस कर दे, डिस्प्लेस कर दे तो क्या होगा, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, A B, C के डायरेक्शन को अपोजिट कर दो, C के डायरेक्शन को जब अपोजिट कर देंगे ये क्या बन जाएगा, माइनस C बन जाएगा। अब इस सब का रिजल्टेंट क्या होगा, देखो साइक्लिक ऑर्डर सेम सेंस सेम सेंस सेम सेंस। सेम सेंस कहने का मतलब इसका हेड इसका टेल, इसका हेड इसका टेल, इसमें क्या लेंगे, अपोजिट सेंस में लेंगे, यानी ये, ठीक है। ये हमारा क्या होगा, रिजल्टेंट वेक्टर। आया समझ। तो आज का लेक्चर यहीं तक रहने देते हैं। अगले टॉपिक में हम लोग कवर करेंगे जो इतना हम ट्रायंगल लॉ पर हैं, पॉली और वो पैरेललोग्राम लॉ, उस सब का डेरिवेशन, मैथमेटिकल कैलकुलेशन देखेंगे। यानी अगले नेक्स्ट लेक्चर में क्या होगा, लेक्चर में हम ट्रायंगल लॉ और पैरेललोग्राम लॉ का क्या करेंगे, डेरिवेशन करेंगे। डेरिवेशन दैट इज मैथमेटिकल कैलकुलेशन करेंगे, मैथमेटिकल कैलकुलेशन। अब वेक्टर जो हमारा वो ट्रिगो पे पूरा रिलेटेड है, ट्रिगो यानी वेक्टर को कंप्लीट करने के लिए ट्रिगो का हर एक फार्मूला आना चाहिए, हर एक कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, तभी हम क्या करेंगे, वेक्टर को समझ सकते हैं। बिना ट्रिगो का हम वेक्टर समझना थोड़ा क्या होगा, मुश्किल होगा। और वेक्टर का पूरे फिजिक्स में क्या है, होल फिजिक्स में इसका यूज है। ऐसा एक दो